हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। लास्ट हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर खत्म किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम जस्ट छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कल से हम मेजर पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेल्थ होता क्या है? फिजिकली फिट होना, ठीक है, हेल्दी नहीं होता है। हेल्थ का मतलब क्या है? हम फिजिकली, सोशली, इमोशनली, मेंटली, बिहेवियरली क्या सभी एस्पेक्ट में सही हैं या नहीं। अगर इसमें से कोई एक भी लेवल कम है या नहीं है, दैट मीन्स हम हेल्दी नहीं है। ओके, तो अगर हम रिप्रोडक्टिव लाइफ के बारे में बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करें, एक तो इसके अंदर क्या आता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फिजिकली और फंक्शनिंग में क्या होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, हमारा बिहेवियर, सोशल, इमोशनल हेल्थ भी क्या है, इसमें मेजर रोल प्ले करती है। तो ये अगर सारे एस्पेक्ट सही है, दैट मीन्स हम क्या है, हेल्दी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले प्रिवेंट करवाना एसटीडीज को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करवाना। उसके अलावा हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में क्या होना, नॉलेज होना, उनकी नॉलेज होना, उनकी फंक्शनिंग का पता होना। ठीक है, और जो हमारा पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है उसको कंट्रोल कैसे करना है, कम कैसे करना है। इसके अलावा जो चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। अब नेक्स्ट बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स क्या होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की? अभी हम बात कर रहे थे एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होना, ये इसकी क्या है, मेजर प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्या है, प्री प्रेगनेंसी होना, या कह लो टीन एजर एज में प्रेगनेंसी होना। ठीक है, अगर हमें क्या है पता ही नहीं है, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का नहीं पता, हमारी एज का नहीं पता, तो भी क्या एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की नॉलेज ना होना, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होते जाना, ठीक है, इलीगल क्राइम्स होना, ये सारे के सारे क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स है। ये सारा हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि पॉपुलेशन बढ़ती ही क्यों जा रही है। ठीक है, अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगा लो अप्रोक्स 8.23 बिलियन है। ठीक है, और उसमें इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा रही है डे बाय डे। इट्स अप्रोक्स 4.7 बिलियन। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, चाइना को भी क्रॉस कर चुकी है। अब इसके रीजंस क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? एक तो जो डेथ रेट है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसी की अगर मान लो डेथ वाली एज भी आ गई है तो भी हम उसको क्या सर्वाइव करवा रहे हैं। उसके अलावा इलिटरेसी होना, लोगों में नॉलेज ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स क्या होते हैं, फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है। ठीक है, लैक ऑफ रिक्रिएशन, कि अगर मान लो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है या कुछ भी लोग हैं कि कोई और काम नहीं कर रहे, तो वो क्या है, इस तरफ ही ध्यान दे रहे होते हैं। अब इसके अलावा क्या है, कुछ इसके अंदर सोशल नॉर्म्स होना, ट्रेडिशनल बिलीव्स होना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको अवॉइड नहीं करना है। इकोनॉमिक हेल्थ है कि जितने बच्चे होंगे उतने हेल्पिंग हैंड्स होंगे, उतना ही हमारा बुढ़ापे में जाके सहारा बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत एक्सपेक्ट्स हैं, हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्या फंक्शनिंग होनी चाहिए। एक मेजर रोल जो है जो अभी भी चल रहा है, दैट इज डिजायर ऑफ मेल चाइल्ड, कि एक मेल चाइल्ड के पीछे कितनी मर्जी फीमेल्स फैमिली में हो, नो अफेक्ट, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक मेल चाइल्ड का होना जरूरी है। तो ये सारे के सारे क्या, इलिटरेसी होना, लैक ऑफ रिक्रिएशन, इकोनॉमिक बिलीव्स, ट्रेडिशन बिलीव, सोशल बिलीव, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। क्लियर? अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो तो रहा है, बट अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, फूड कम होता जा रहा है, वाटर कम होता जा रहा है, हमारे रिसोर्सेस सारे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कि पॉपुलेशन ज्यादा है, काम कम है, बहुत सारे एस्पेक्ट से बढ़ते जा रहे हैं। पॉवर्टी, गरीबी बढ़ती जा रही है, खाना कम होगा तो स्टारवेशन की वजह से लोग क्या है, मरते जाएंगे।
तो हर एस्पेक्ट में क्या है, कुछ ना कुछ नहीं बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है इन सब चीजों का। तो अब इसमें क्या, गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हमारे इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले 1951 में गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजीज बनानी स्टार्ट की, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाने स्टार्ट किए। स्लोगन बना इसके अंदर, हम दो हमारे दो, ठीक है। पर लोगों ने कोई भी इसके अंदर रिस्पॉन्स नहीं दिया जो इलिटरेट थे, ठीक है। हम दो हमारे दो नॉर्म चलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जिन्होंने वन चाइल्ड के लिए जो अडॉप्ट किया कि एक चाइल्ड ही होना जरूरी है, उनके लिए भी क्या है, कुछ ना कुछ रिवार्ड्स प्लानिंग करनी स्टार्ट की गवर्नमेंट ने। बहुत सारे एस्पेक्ट्स, ऑडियो विजुअल एड्स, टीवी में एड्स देना, न्यूज़पेपर में, अलग अलग जाके एरियाज में प्रोग्राम्स लगाना, बताना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना स्टार्ट किया, ठीक है। इसके अलावा स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड प्रोग्राम चलाने स्टार्ट किए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना स्टार्ट किया, मैटरनल और चाइल्ड की हेल्थ केयर के लिए प्रोग्राम्स चलाने स्टार्ट किए। तो गवर्नमेंट ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, हर तरह से क्या किया है, सपोर्ट किया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो फीमेल की एज थी मैरिज के लिए 18 कर दी और जो मेल की है 21, ताकि पॉपुलेशन को समहाउ कम किया जा सके, जो टीनेजर प्रेगनेंसी है उसको क्या कर सके, खत्म कर सके, ठीक है। ये है कि टीनेज में प्रेगनेंसी हो जाना, ठीक है, तो क्या है आगे जाके इन फ्यूचर में पॉपुलेशन बाद में बढ़ती ही जाएगी और उसकी वजह से जो फीमेल है उसकी हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया, RCH इस सब को इंप्रूव करके RCH प्रोग्राम चलवाया, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, या कह लो रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब इसके अंदर भी सारे के सारे स्ट्रेटजीज इन्होंने बनानी स्टार्ट की, ठीक है। RCH के अंदर जो लखनऊ में CDRI इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई जो क्या है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती थी, दैट इज सहेली। सहेली क्या एक पिल थी, कॉन्ट्रासेप्टिव नॉन स्टेरॉयडल पिल थी, जो क्या करवाती थी, फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देती थी, ठीक है। तो ये था एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो गवर्नमेंट ने चलाया, पिल्स प्रोवाइड करवाई। कल हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब CDRI जो लखनऊ में है, उन्होंने एक और चीज पे रिसर्च की, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होती है? अब एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, मान लो जो फीटस है, जो बेबी अभी बन रहा है मदर की वोम में, उसके अराउंड एक फ्लूइड होता है, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। अब उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है, उस एमनियोटिक फ्लूइड में फीटस के सेल्स भी होते हैं, उसकी स्किन होती है, उसके अलावा और भी सेल्स होते हैं। अब वो सेल्स हैं, उनके अंदर क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसको क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है कोई। एज वेल एज हम उससे क्या है, उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन भी करवा सकते हैं। उस फ्लूइड को क्या है, इंजेक्शन की हेल्प से विड्रॉ किया जाता है, फिर बाद में उसकी सेल्स की आगे हम स्टडी कर सकते हैं, सेक्स डिटरमाइन भी करवा सकते हैं। ये टेक्निक पहले भी यूज होती थी, बट इंडिया के अंदर क्या होना स्टार्ट हो गया, उस सेक्स डिटर्मिनेशन से अगर पता चलता था फीमेल है तो उसको मरवा देते थे, दैट इज फीमेल फिटेसाइड होना स्टार्ट हो गया, जिस वजह से एमनियोसेंटेसिस जो है हमारे इंडिया में बैन हो गई, ठीक है। इलीगल है अब हमारी सेक्स डिटर्मिनेशन हम नहीं करवा सकते, बट अगर हम मेल या फीमेल मतलब मदर और फादर में से किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम उस
फीटस के सेल से हम आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि अगर उसको कोई डिजीज तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। ये हम कब करवा सकते हैं, 14 to 16 वीक्स का कब होएगा, फीटस होएगा तब। ये था आज के छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में। कल हम अपना मेजर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनफर्टिलिटी और या फिर बैरियर मेथड्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।